हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सब चैनल। आज की इस वीडियो में हम रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये यूनिट फर्स्ट का पार्ट 1 है। इसके बाद एक और पार्ट 2 आएगा, जिसके अंदर हम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज ये वीडियो पूरी देखिएगा और आने वाली जितनी भी वीडियोस उनको देखिएगा, ताकि आपके मार्क्स फाइनल एग्जाम से बहुत अच्छे आ सके। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी यूनिट फर्स्ट का नाम है रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जिसके हम रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। तो रूरल डेवलपमेंट क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द सोशल इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ पीपल्स इन रूरल एरियाज। मीन्स एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम सोशल लाइफ और इकोनॉमिकल लाइफ जो है रूरल एरियाज के लोगों की, उसको हम बेहतर बनाने में क्या कर सकते हैं, उसको हम रूरल डेवलपमेंट को बोलते हैं। उसका स्कोप क्या क्या है? मतलब हमको रूरल एरियाज के अंदर डेवलपमेंट करना है, तो हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमको फोकस करना होगा पब्लिक हेल्थ पर। मीन्स वहाँ के लोगों की हेल्थ के ऊपर हमको ध्यान देना होगा। हेल्थ केयर सेंटर्स खोलने पड़ेंगे, ताकि वहाँ पे कोई बीमार ना पड़े और उनको सही से दवाइयाँ वगैरह हम प्रोवाइड करा सकें। तो पब्लिक हेल्थ पे फोकस करना होगा। दूसरी चीज़ जो हमको फोकस करनी है वो है एग्रीकल्चरल ग्रोथ। मीन्स वहाँ पे हमको एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि 75% जो भी हमारे भारत देश के अंदर जो भी इनकम होती है, वो 75% इनकम कहाँ से आती है? एग्रीकल्चर से आती है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ के ऊपर, अगर हमको रूरल डेवलपमेंट करना है तो। दूसरा, हमको विलेज प्लानिंग करनी होगी। विलेज प्लानिंग क्या होती है? मीन्स ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, इरिगेशन सिस्टम कैसा है वहाँ पे, ये सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। फिर एजुकेशन इंप्रूव करनी पड़ेगी। मीन्स जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, उतना ही अच्छा डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो पाएगा। इसलिए हमको एजुकेशन पे भी फोकस करना है, और उनका इकोनॉमिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, उसके ऊपर भी फोकस करना होगा। तो यही स्कोप है हमारा रूरल डेवलपमेंट का। अब हम समझते हैं कि रूरल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो रूरल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस ये है कि 3/4 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज। मीन्स भारत के अंदर 3/4 जो पॉपुलेशन है ना, वो रूरल एरियाज के अंदर रहती है। रूरल एरियाज यानी कि जैसे कि गांव हो गए या पिछड़े इलाके हो गए, उन इलाकों के अंदर ही भारत का 3/4 हिस्सा, 3/4 हिस्सा जो है इंडियन पॉपुलेशन का, वो कहाँ पे रहता है? रूरल एरियाज का। इसलिए रूरल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। दूसरा, 1/2 ऑफ नेशनल इनकम्स कम फ्रॉम एग्रीकल्चर। मीन्स हाफ ऑफ द नेशनल इनकम, जो भी हम पूरी देश की जो नेशनल इनकम है, उसमें से आधी तो इनकम है वो केवल और केवल एग्रीकल्चर से ही आती है। इसलिए हमको रूरल डेवलपमेंट करना जरूरी है। और एग्रीकल्चर अकेला 70% एम्प्लॉयमेंट देता है, इसीलिए भी रूरल डेवलपमेंट करना जरूरी है। और बाकी रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, जो भी हम इंडस्ट्रीज के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं रॉ मटेरियल्स, वो बेसिकली हमारा विलेजेस से ही आते हैं, एग्रीकल्चर के थ्रू ही आते हैं। तो इसलिए रूरल डेवलपमेंट करना जरूरी है। और एक अर्बन और रूरल पुअर के बीच में, मीन्स अमीर और गरीब के बीच में, रूरल पुअर या फिर अर्बन इलाइट जो बड़े बड़े शहरों में ले रहे हैं, उन लोगों के बीच में जो डिस्पैरिटी हो रही है, उसको कम करने के लिए, या कि जो डिस्पैरिटी जो है उसको कम करने के लिए हमको रूरल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, ताकि ये हमारे समाज के अंदर अनस्टेबिलिटी ना बने और स्टेबल हो पाए हमारा समाज। इसलिए हमको ये सब चीज़ जरूरी होती है। अब रूरल डेवलपमेंट की नीड्स क्या है, ये सब पूछेंगे। रूरल डेवलपमेंट की नीड क्या है? फॉर ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जबकि पता है आपको, 1/2 जो नेशनल इनकम है वो कहाँ से आती है? वो हमारे एग्रीकल्चर से आती है। इसीलिए हम जब अपने देश की इकोनॉमी को ओवरऑल ग्रोथ करना चाहते हैं और इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट चाहते हैं, तो इसलिए हमको रूरल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास वो है रीजन हो सकता है, उसके सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जो होती है वो रूरल एरियाज के अंदर रहती है, पढ़ चुके हैं। रूरल इकोनॉमी जो होती है वो अर्बन्स को भी सपोर्ट करती है, क्योंकि उनको वो क्या देती है? रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है। इसलिए हमको रूरल डेवलपमेंट करना जरूरी है। एजुकेशन इंप्रूवमेंट अगर हम करना चाहते हैं, ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? एजुकेशन इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, ताकि हम अपने मेजर प्रॉब्लम्स को फेस कर पाए, इंप्रूव कर पाए। और रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है उसको हमें कम करना है, क्योंकि अगर हमारे रूरल एरियाज डेवलप्ड होंगे, रूरल एरियाज अगर हमारे डेवलप्ड हो जाएंगे ना, तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा कि जो भी रूरल से लोग अर्बन सिटीज में जाते हैं वो कम हो जाएगा, और उनको वहीं पर रोजगार मिल जाएगा, जिससे कि वो अपना अच्छे से काम कर पाए। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ताकि हम रूरल डेवलपमेंट कर पाए। फिर हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है रूरल डेवलपमेंट के? ठीक है, ताकि हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें और जो भी रूरल पीपल्स हैं उनकी वेजेस को बढ़ा सकें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हम क्यों रूरल डेवलपमेंट करना चाहते हैं? ताकि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें लोगों के अंदर।
जो रूरल पीपल्स हैं उनकी हम आय बढ़ा सकें, इनकम बढ़ा सकें, वेजेस बढ़ा सकें और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, क्योंकि ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो लोग का काम भी ज़्यादा करेंगे और वो अर्बन एरियाज़ में नहीं जाएंगे, जिससे कि रूरल एरियाज़ में रहकर ही वो अपने विलेजेस का या अपने रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट कर पाएँ। दूसरा है कि हम बेसिक नीड्स दें उन लोगों को जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, उनको एजुकेशन दें, उनको फिर बेटर लाइफ दें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है रूरल डेवलपमेंट का। और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम इंक्रीज कर दें, रूरल डेवलपमेंट का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। और हम बैलेंस लेके आ पाए सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ये हमारे जो 4 ऑब्जेक्टिव हैं, इनको आप सही से याद रखिएगा। आप एग्जाम में लिख के आइएगा, इनके ऊपर और भी ज़्यादा हम एलाबोरेटली लिख सकते हैं, तो आप आराम से अच्छे से कर पाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। तो हमारे रूरल डेवलपमेंट के अंदर इश्यूज क्या क्या हैं, ठीक है, जो कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर हमारे इश्यूज हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, वो क्या क्या है। हमको डेवलपमेंट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी है, रोड्स अच्छी से अच्छी देनी है, इरिगेशन सिस्टम देना है। ये सब चीज़ अगर हम करेंगे, की इश्यूज जो हैं इनको अगर हम फोकस करेंगे तो हमारा जो भी रूरल डेवलपमेंट होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा है कि रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, मीन्स हमको पॉवर्टी को भी रिड्यूस करना है रूरल एरियाज की। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज को भी हमको डेवलप करना है ताकि लोगों कम बीमार पड़े और उनके हेल्थ का अच्छे से काम हो पाए, ताकि हमारा डेवलपमेंट अच्छे से चल पाए। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। मीन्स जो लोग अर्बन एरियाज में जाते हैं, अगर वो अर्बन एरियाज में जाना चाहते हैं और वहाँ अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, रूरल एरियाज में ही जाके हम क्या करेंगे, उनको स्किल सिखा देंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे देंगे, ह्यूमन रिसोर्स सिखा देंगे, ताकि वो लोग वहाँ जाकर अच्छे से काम कर पाएं या फिर अपने ही एरिया में रह करके कुछ अच्छा कर पाएं। इसलिए ये हमारे की इश्यूज हैं जो हम अपने रूरल डेवलपमेंट के दौरान हमको क्या करने हैं, हमको हटाने हैं, फेस करने हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ, मीन्स उसके 3 हैं। जो हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं रूरल में, वो 3 है। क्या? बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जैसे कि अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छा रहने का घर, ये सब चीज़ प्रोवाइड कराएं। दूसरा सेल्फ रिस्पेक्ट, हर इंसान को यार सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है। अगर हम विलेजेस में लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट देंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगी उन लोगों की, और उनको अच्छे पैसे कमाने देंगे, तो ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छा है, ताकि अच्छे से रूरल डेवलपमेंट हो पाए। क्योंकि अगर कोई पता है आप बदतमीजी से किसी से बात करोगे या उसकी रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो काम कैसे हो पाएगा। और फ्रीडम, अगर हम उनको रेस्पेक्ट देंगे और फ्रीडम देंगे, क्योंकि फ्रीडम क्या होता है भाई, अगर कोई बंदा फ्री है, फ्रीडम उसके पास है, तो वो और अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को परफॉर्म कर पाएगा, अच्छे तरीके से रूरल डेवलपमेंट कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें हम जो आप पढ़नी है आपको, और मैं, अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए प्लीज़। अब हम कुछ ऐसी पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि वो रूरल डेवलपमेंट कर सकें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो हम ऐसी ही कुछ पॉलिसीज़ को पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स अंडरटेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसे कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर इज द मेन एवेन्यू टू प्रोवाइड इनकम इन रूरल एरियाज, सो गवर्नमेंट हैज मेड गिवन पॉलिसीज। जैसे कि हम सबको पता ही है कि भाई एग्रीकल्चर जो है वो मेन इनकम सोर्स है ताकि रूरल एरियाज का। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ ऐसी स्कीम्स बनाई है, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई है जिनकी मदद से जो रूरल एरियाज के किसान हैं वो फायदा उठा सकें। तो ऐसी ही कुछ जो योजनाएं हैं उनके नाम ये हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है PMFBI, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज एंड नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अभी जितनी भी 6 हमारे पास स्कीम्स हैं इनको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़, अब जो 6 स्कीम्स है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं अब आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। क्या है ये, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है एक ऐसी स्कीम है जो कि लॉन्च हुई थी इंडिया में बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये याद रखना, किसने लॉन्च की थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च की थी भारत के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है, इस मिनिस्ट्री ने ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2016 के अंदर भारत के अंदर लॉन्च किया था न्यू दिल्ली से। जिसमें कि कौन से सीजन से, खारिफ सीजन से, खारिफ 2016 सीजन से इसको हमने, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने 2016 के अंदर खरीफ सीजन ऑनवर्ड्स इसको लागू किया था। और ये कि ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, मीन्स
इसमें हम अपनी क्रॉप का इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है। एक ऐसी बीमा का तो मतलब पता ही है ना, कोई इंश्योरेंस होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि हम अपने क्रॉप का इंश्योरेंस कराते हैं, और ये इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम ही है। ये क्या है, ये एक रिस्क कवरेज स्कीम है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो फार्मर्स हैं वो एक प्रीमियम सरकार को देते हैं। जो फार्मर्स हैं, इन विच यूनिफॉर्म प्रीमियम विल बी पेड बाय फार्मर्स। क्या है उसकी परसेंटेज, क्या होगी, 2% फॉर ऑल खारिफ क्रॉप्स। अगर हम खारिफ क्रॉप्स हैं तो उनके लिए 2% देनी होगी हमको सालाना, मीन्स 2% खारिफ क्रॉप्स के लिए देनी पड़ेगी प्रीमियम भारत सरकार के लिए, और 1.5% राबी क्रॉप्स के लिए लेनी होगी। और अगर जैसे कि एनुअल क्रॉप, जैसे कि गन्ना हो गया, इन सब चीज़ों के लिए क्या करना, मीन्स शुगर केन या गन्ना जो भी है, 5% उसके लिए देनी पड़ेगी। तो ये एक प्रीमियम बेस्ड स्कीम है, रिस्क कवरेज स्कीम है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें कि क्या होता है कि अगर हमें रिस्क कवरेज करवाना है अपने फसल का, तो उसमें क्या होता है कि प्रीमियम देना पड़ता है भारत सरकार को किसानों द्वारा, जैसे कि जिसमें कि एक फिक्स्ड जो परसेंटेज है वो डिसाइड हुआ है कि 2% देना होगा उनको अपने इनकम का खारिफ क्रॉप्स के लिए, 1.5% देना होगा रबी क्रॉप्स के लिए, और एनुअल क्रॉप्स के लिए देना पड़ेगा 5%। इट इज वन नेशन वन स्कीम थीम। इसकी थीम क्या है भाई, थीम पूछ सकते हैं, ठीक है। थीम ये तो लिख के आ रही है कि इसकी जो थीम है, इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो स्कीम है, उसकी जो थीम है वो है वन नेशन वन स्कीम, मींस एक देश के अंदर एक ही स्कीम होनी चाहिए। तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है एक्चुअल प्रीमियम का, जैसे कि अगर भाई हमारे क्या होता है कि बाई चांस कुछ ऐसा हो गया कि फसल नहीं हुई है, फसल मर चुकी है, जो भी है, किसी वजह से फसल खराब हो चुकी है, तो सरकार जो है वो पैसा दे देती है किसानों को। और उसमें क्या होता है कि एक शेयर होता है सेंटर का भी और स्टेट गवर्नमेंट में, कुछ आधा तो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा देती है स्टेट गवर्नमेंट। तो एक्चुअल प्रीमियम जो है वो क्या होता है, वो शेयर करती है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स इन इवेंट ऑफ फेलियर सच एज कैलामिटीज, पेस्ट एंड डिसीजेस। मींस ये एक इंश्योरेंस कवरेज स्कीम है जिसके अंदर हम फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं फार्मर्स को जिनकी फसल खराब हो जाती है किसी वजह से, जैसे कि कैलामिटीज हो जाती है, नेचुरल कैलामिटीज, जैसे कि भाई किसी के घर बाढ़ आ गई या कुछ हो गया इस तरीके से, या फिर कीड़ों ने खा ली उसकी, पेस्ट ने खा ली उसकी जो खेती है, या कुछ डिसीज आ गई उसके खेती के अंदर, इस वजह से जो इंश्योरेंस कवरेज हो जाता है, इसलिए इसका एक ऑब्जेक्टिव है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। दूसरा, टू एनकरेज फार्मर्स टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हम फार्मर्स को एनकरेज करेंगे कि वो इनोवेटिव और मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को क्या करें, अडॉप्ट कर लें। टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर्स, इसका अगला ऑब्जेक्टिव है कि हम इनकम ऑफ फार्मर्स जो है उसको स्टेबलाइज करेंगे। टू एंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, और दूसरा क्रेडिट सिस्टम जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर उसको हम सही से फ्लो कर पाएं, इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है। अब कवरेज कैसे होती है भाई, जो कवरेज है इट इज अवेलेबल ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 वीक्स फ्रॉम हार्वेस्टिंग, यानी कि पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद हम 2 वीक्स के अंदर अंदर ही इस कवरेज को कर पाएंगे। और जो क्लेम्स जो हैं उनको हम 2 महीने पहले, हार्वेस्ट के पहले से ही सेटल्ड हो जाने चाहिए। ये इसका एक बेसिक क्या है हमारे पास वे है, ताकि हम इसको सही से कर पाए। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भाई एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जिसके लागू किया गया था 2016 के अंदर, खारिफ सीजन के बाद, खारिफ सीजन के ऑनवर्ड्स, जिसमें क्या होता है कि फार्मर को जो है 2% खारिफ क्रॉप्स के लिए देना पड़ता है, 1.5% रबी क्रॉप्स के लिए देना पड़ता है, और 5% मतलब जो हमारी एनुअल क्रॉप्स है उनके लिए देना पड़ा है। इसका थीम है वन नेशन वन स्कीम, और जो भी प्रीमियम होता है वो शेयर होता है किसके बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें कि आधा आधा हो जाता है। मीन जो भी पैसा सरकार को या किसी सरकार को जो पैसा देना पड़ेगा किसान के लिए, उसमें आधा आधा शेयर हो जाता है, जिसके लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट आधा पैसा किसान को देती है और वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट भी आधा पैसा किसान को देती है। अब हम समझेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में और उसकी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ये क्या है। तो अब आपको बताता हूँ कि हमारे पास केवल 48% ही ऐसी जमीन है जो भी उपजाऊ हुआ जिस पर हम खेती कर रहे हैं। 100% जमीन में से केवल 48% जमीन ही ऐसी है जिसको हम क्या कर रहे हैं, खेती के लिए यूज कर रहे हैं। बाकी की जो हमारे पास 52% है उस पर तो हम कुछ कर ही नहीं रहे थे। इसीलिए क्या किया गया, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाई गई। इसमें क्या था कि इरिगेशन सिस्टम जो भी है उसको हमें अच्छे से क्या करना था, डेवलप करना था।
वी हैव 48% ऑफ लैंड आउट ऑफ 100% दैट इज इरिगेटेड, मीन्स केवल 48% ही ऐसी जमीन है जिस पर हम सही से इरिगेशन प्रोवाइड करा पाते हैं। तो इसीलिए इरिगेशन फैसिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है इसको हमने लॉन्च किया था 1 जुलाई 2015 में। किसने किया था? बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये इसने किया था बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसका मोटो था कि हर खेत को पानी। इसका मोटो क्या था स्कीम का? हर खेत को पानी। किसने लॉन्च की थी? बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें कि सेंटर ने स्पॉन्सर किया है इस स्कीम को, ये याद रखना है आपको। तीसरा, इसके अंदर जो सेंटर स्टेट का शेयर होता है वो होता है 75 to 25%, यानी कि 75% सेंटर देता है, 25% स्टेट गवर्नमेंट देती है। अगर हमारे पास 100% पैसा पहुंचाना है एक फार्मर को, तो उसमें से 75% पैसा देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, 25% पैसा देगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के अंदर 90% देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% देती है स्टेट गवर्नमेंट, ये आपको याद रखना है। एफिशिएंसी क्या है? अब हम समझेंगे इरिगेशन की जो वेरियस टाइप्स हैं उनमें एफिशिएंसी क्या है। सरफेस इरिगेशन जैसे कि हम कर देते हैं कि आलू में पानी लगा रहे हैं, खुला छोड़ दिया पानी, उसके लिए केवल 40% एफिशिएंसी है। स्प्रिंकलर सिस्टम जो है उसकी 65 to 75% एफिशिएंसी है। सर्ज सिस्टम जो होता है उसकी 85 to 90%। और ड्रिप इरिगेशन जो है मींस इसमें वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होता, फिर भी 90 to 95% एफिशिएंसी होती है इसके अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं उनको हमें यूज करना है अपने इरिगेशन सिस्टम को या फिर अपने खेती बाड़ी को अच्छे से कर पाने के लिए, और हमको पानी भी बचाना है। तो ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करती है एंड टू एंड सॉल्यूशंस इन इरिगेशन सप्लाई चेन। ये बेसिकली जैसा कि आपको पता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बेसिकली सिंचाई के लिए यूज की जाती है, इरिगेशन के लिए यूज की जाती है। तो ये जो स्कीम है ये एंड टू एंड सॉल्यूशंस देती है इरिगेशन सप्लाई चेन के अंदर, और ये फोकस करती है प्रोटेक्टिव इरिगेशन। मींस प्रोटेक्टिव इरिगेशन मतलब वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए, और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी प्रमोट करती है। इस स्कीम के अंदर हम ये सब चीजें करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव है एक्सपैंड कल्टिवेबल एरियाज अंडर एश्योर्ड इरिगेशन। मींस हम जैसे कि हमारे पास केवल 48% ही एरिया ऐसा था जिसमें हम पानी दे पा रहे थे, तो उस 48% को हमें बढ़ाना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड को पानी प्रोवाइड कर पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास खेती बाड़ी हो पाए। इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। दूसरा, हमको वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ानी है ताकि हम जो पानी वेस्टेज हो रहा है खामोखा का उसको हम रिड्यूस कर सकें। तीसरा ऑब्जेक्टिव है एनहेंस वाटर सेविंग टेक्निक्स। वाटर सेविंग टेक्निक्स को एनहेंस करना, जैसे कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप। इसका क्या है? इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि मोर क्रॉप होना चाहिए, हर ड्रॉप पे ज़्यादा क्रॉप, ज़्यादा फसल। एनहेंस रिचार्ज ऑफ एक्विफायर्स, जो भी हमारे पास एक्विफायर्स हैं उनका सही से रिचार्ज हो पाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू या ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू या फिर जो भी हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स उनके थ्रू हम क्या करेंगे? एक्विफायर्स को रिचार्ज करेंगे। एंड ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ रीयूजिंग ट्रीटेड म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। इस स्कीम के अंदर क्या करते हैं हम? जो म्युनिसिपल वेस्ट का वाटर है, जो कि शहरों का गंदा पानी जाता है, गाँव का गंदा पानी जाता है, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम ट्रीट करेंगे और उसको रीयूज करेंगे दोबारा से अपने खेतों में पानी लगाने के लिए। पांचवा है अट्रैक्ट ग्रेटर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन प्रिसीजन इरिगेशन सिस्टम। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को हम अट्रैक्ट करना है ताकि हम बेहतर या प्रिसाइज इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड करा सकें अपने खेतों के अंदर। तो ये थी हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके बारे में आपको ये पढ़ना है। नोट्स जो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जो कि इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY और उसके ऑब्जेक्टिव्स की। तो परंपरागत कृषि विकास योजना का लॉन्च किया गया था अप्रैल 2015 में। इट इज ए सपोर्ट ऑफ सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम अंडर नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये सब पार्ट है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का, जो हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना जो है, परंपरागत कृषि विकास योजना, ये क्या है? ये सब पार्ट है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का, जो कि स्कीम काम करती है नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर में। तो ये आपको याद रखना है। इट एम्स एट डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जो हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना जो है, इसके अंदर क्या करना है भाई? इसके अंदर जो हमारे पास एम है वो है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, इट एम्स एट डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ये एम करते हैं कि हम सस्टेनेबल मॉडल्स का डेवलपमेंट कर सकें ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए।
थ्रू ट्रेडिशनल विजडम, जैसे कि हम पहले से खेती करे आ रहे हैं, ट्रेडिशनल विजडम एंड मॉडर्न साइज टू एंश्योर लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी बिल्डअप, रिसोर्स कल्टीवेशन एंड हेल्प्स इन क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन। तो ये जो हमारे पास जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, इसके अंदर क्या करना है, हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है ताकि सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन किया जा सके, कल्टीवेशन को अच्छे से किया जा सके और क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन जो है सॉइल को या हमारे फसलों को दिया जा सके। इसलिए हम क्या करते, इसलिए यही इस स्कीम का मोटो है। इट एंश्योर्स एम्पावरिंग फार्मर्स एंड ट्रेन फार्मर्स टू अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस स्कीम में क्या करते हैं, हम फार्मर्स को एम्पावर करते हैं, ट्रेन करते हैं ताकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट कर सकें और इनोवेटिव मीन्स को भी अडॉप्ट कर सकें। थ्रू इनोवेटिव मीन्स मॉडर्न साइंस के हिसाब से या मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो उनका यूज करके वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या कर सकें, अडॉप्ट कर सकें। तो इसमें क्या है कि फार्मर्स को कैसे एम्पावर किया जाता है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, क्लस्टर अप्रोच को फोकस किया जाता है। क्लस्टर अप्रोच क्या है कि हर गांव में मतलब 50 एकड़ जमीन होनी चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए। 50 एकड़ जमीन जो है उसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग कराई जाती है ताकि लोग जो दूसरे लोग हैं उससे प्रेरित हो सकें। तो 50 लोगों को, मतलब एक इंसान के पास तो रूरल एरिया में 50 एकड़ जमीन होती नहीं है, 50 हेक्टेयर जमीन होती नहीं है, तो क्या करते हैं कि ऐसे 50 किसानों को क्लस्टर बनाते हैं जो कि एक एक हेक्टेयर के मालिक होते हैं, जिनके पास जमीन होती है, जिनसे मिलकर के 50 हेक्टेयर जमीन बन जाती है। तो उसमें क्या करते हैं, ये फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग कराते हैं ताकि जब फसल अच्छी आती है तो ये क्या करेंगे, ये और लोगों के लिए एक सीख बना देंगे या एक बेंचमार्क सेट कर देंगे। इसलिए क्लस्टर अप्रोच होता है इसके अंदर, इसमें कि सेंटर और स्टेट के बीच में 60 to 40% का स्प्लिट होता है। मीन्स ऑर्गेनिक फार्म करेंगे जो पैसा आवंटित होता है उसमें 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई परंपरागत कृषि विकास योजना के, ये हैं प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना। दूसरा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर उनको हमें अप्लाई करना है। तीसरा, मिनिमम ऑफ 1 क्लस्टर होना चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हर एक विलेज के अंदर। ऑर्गेनाइज ए मिनिमम 1 क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन इन ए विलेज। चौथा है, यूटिलाइज द सर्विस ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम पब्लिक एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम इन इंडिया, ताकि हम जो भी एक्सपर्ट्स हैं जो कि पब्लिक एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम में काम करते हैं, उन एक्सपर्ट्स की जो सर्विसेज हैं उनको हम यूटिलाइज कर पाएं। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अगला है हमारा रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, RADP, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको लॉन्च किया गया था 2011-12 के बीच में, और ये सब स्कीम है जो कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के काम करती है। जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है उसकी सब स्कीम क्या है, रूरल रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम या कि RADP, जो कि 2011 और 12 में लॉन्च हुई थी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं भाई, ये क्या क्या करती है। इसमें क्या होता है कि it aims at improving quality of life of farmers, especially small and marginal farmers, by offering a complete package of activities to maximize farm returns. It focuses on integrated farming system for enhancing productivity and minimizing risk associated with climate variables. ये क्वालिटी ऑफ लाइफ फार्मर्स की जो क्वालिटी लाइफ है, किसानों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करने में सहायक है ये वाली स्कीम, जिसमें कि स्मॉल जो फार्मर छोटे किसान होते हैं या मार्जिनल किसान होते हैं उनको क्या करते हैं, ये कंप्लीट पैकेज देते हैं ताकि वो अपने इनकम का जो है उसको मैक्सिमाइज कर सकें। ये बेसिकली जो स्कीम है इसमें क्या फोकस किया जाता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जो कि मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है उसको इसके अंदर फोकस किया जाता है ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटीज की जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके नोट्स में दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा वहां से। ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ रेनफेड एरियाज। रेनफेड एरियाज कौन से होते हैं, जहाँ की मतलब जो किसान है वो केवल रेन पे डिपेंड होते हैं भाई खेती के लिए। तो उन एरियाज के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना और सस्टेनेबल इन ए सस्टेनेबल मेयर, एक अच्छे मैनर के या अच्छे तरीके से रेनफेड एरियाज की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। कैसे, बाय अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट फार्मिंग सिस्टम बेस्ड अप्रोचेस, बाय अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट फार्मिंग सिस्टम बेस्ड अप्रोचेस। ठीक है, टू मिनिमाइज द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ पॉसिबल क्रॉप फेलियर ड्यू टू ड्रॉट, फ्लड और अनइवन रेनफॉल।
ताकि किसान जो है उनका जो भी रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकें, जो कि कैसी सिचुएशन में राइज हो सकता है, जैसे कि क्रॉप फेलियर की सिचुएशन में राइज हो सकता है, ड्रॉट के उसमें राइज हो सकता है, या अनइवन रेनफॉल के उसमें राइज हो सकता है। उसको कम करने के लिए इस हमारी जो रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके अंदर काम किया जाता है। अगला है एनहेंसमेंट ऑफ फार्मर इनकम एंड डेवलपमेंट लिवलीहुड। फार्मर इनकम जितनी भी स्कीम है उनसे क्या क्या किया जा रहा है भाई, बेसिकली हम क्या काम कर रहे हैं, हम फार्मर्स के जो रिस्क हैं उनको कम करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो रिस्क हो इरिगेशन की वजह से, चाहे वो रिस्क हो हमारा क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, उनको कम करने के लिए ही हम ये सारी स्कीम्स को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगला जो है वो है नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन रेनफेड एरियाज एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। तो ये क्या है, एक स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस प्रोग्राम है फॉर द बेनिफिट ऑफ कल्टिवेटर्स फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है रेनफेड एरियाज का, वो एक स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट प्रोग्राम है। ये एक सेंट्रल का असिस्टेड प्रोग्राम है जो कि क्या करता है, उन कल्टिवेटर्स को बेनिफिट देता है या उन कल्टिवेटर फैमिलीज को बेनिफिट देता है जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे आती हैं। इसको हमने 1990 से 1990 1991 इस साल के अंदर हमने क्या किया था, लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था भाई हमने इसको हमने लॉन्च किया था 1990 और 1991 के बीच में। इट फोकसेस ऑन फील्ड एक्टिविटीज फॉर अपलिफ्टिंग ऑफ द लैंड यूज पैटर्न्स ऑफ द एरियाज एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। ये बेसिकली फोकस करते हैं फील्ड एक्टिविटीज को, ताकि लैंड यूज पैटर्न्स को हम अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं। मीन्स हम उन फसलों को बोएंगे, मीन्स एक सर्कल में इस तरीके से फसल बोएंगे ताकि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है या सॉइल की जो क्वालिटी है वो लूज ना हो। उस चीज को इस स्कीम के अंदर हमने अप्लाई किया है। और डेवलपमेंट करेंगे लैंड का और वाटर रिसोर्सेज का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, जो भी नेचर से रिसोर्स मिलते हैं उनको हम अच्छे से मैनेज कर पाएं, इसलिए स्कीम लॉन्च की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है कल्टिवेटर्स का, उसको हमें इंप्रूव करना है। सोशियो और इकोनॉमिक स्टेटस जो है कल्टिवेटर्स का, उसको इंप्रूव करना है। और फार्म प्रोडक्शन सिस्टम को भी अच्छा करना है। लाइवलीहुड सपोर्ट सिस्टम देना है किसानों को। और कैश फ्लो जो है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और स्ट्रेंथन पीपल पार्टिसिपेशन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड टू रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस। और पांचवा ऑब्जेक्टिव है टू एनहेंस कैश फ्लो थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कैश फ्लो को हमें एनहेंस करना है एम्प्लॉयमेंट देके जनरेशन को, पीपल्स की पार्टिसिपेशन को एनहेंस करके और प्रोजेक्ट प्लानिंग को करके, ताकि हम इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर कर पाए। तो इसमें क्या आता है भाई, इसका काम है बेसिकली जो भी हमारी जमीन है उसको उपजाऊ बनाए रखना और जनरेशंस को एम्प्लॉयमेंट देना, उनको पार्टिसिपेट करने के लिए एनहेंस करना इन चीज़ों के अंदर, और अच्छे से प्रोजेक्ट प्लानिंग हो पाए। इस चीज़ को रिस्टोर करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए ये सारी जो स्कीम्स है, जो हमारे नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है रेनफेड एरियाज के अंदर, इसका यूज़ किया गया था, जिसका नाम है NWDPRA। ठीक, अब अगली जो स्कीम है वो है हमारे पास नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये बेसिकली फॉर्मुलेट की गई थी किस लिए, ताकि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर सकें, स्पेशली इन रेनफेड एरियाज, इन एरियाज के अंदर जो कि बेसिकली डिपेंड होते हैं रेन के ऊपर फसल को उपजाने के लिए। फोकसिंग ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग, वाटर यूज इफिशिएंसी, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। जो हमारी नेशनल फेस मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, इसको हमने किस लिए यूज किया, किस लिए हमने बनाया था, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करा जा सके उन एरियाज के अंदर जो कि बेसिकली रेन वाटर के ऊपर डिपेंड होते हैं। कैसे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग को फोकस करके, वाटर यूज एफिशिएंसी जो है उसको अप्लाई करके, और सॉइल की हेल्थ मैनेजमेंट को देखते हुए ये हमें करनी थी। तीसरा, इट ड्राइव्स फ्रॉम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन, जो ये कहाँ से डराइव की गई है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन से डराइव की गई है, जिसमें कि जो कि वन ऑफ द 8 मिशंस हैं जो आउटलाइन हुए थे अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। मींस कोई NAPCC नाम का कोई मिशन बना था, उसके 8 बॉडीज थी, उनमें से एक मिशन जो है वो हमारे पास है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो हम पढ़ रहे हैं अब। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल बाय प्रमोटिंग लोकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड और कंपोजिट फार्मिंग। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं और सस्टेनेबल बनाएं। कैसे, इंटीग्रेटेड और कंपोजिट फार्मिंग को प्रमोट करके।
नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तीसरा कि हम एडप्ट कर सकें कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, मींस हम अपनी जो सॉइल है उसका प्रॉपर टेस्टिंग करें, उसके अंदर देखें कि किस किस माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको पूरा करें। इसलिए इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि बहुत से किसान ऐसे होते हैं कि वो सॉइल की तो जांच कराते नहीं है, मीन्स अगर सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, तो फिर भी वो खाद उसमें डाले जा रहे हैं, उससे कुछ बेनिफिट थोड़ी ना हो रहा है, खाद तो वो वेस्ट ही जा रहा है ना। हो सकता है उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो, तो खाद से तो कमी हो जाएगा ना, वो कैल्शियम की कमी जो भरपूर तो हो जाएगी। इसलिए सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं इनको प्रमोट करना इस स्कीम के अंडर में आता है, ठीक है। ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन वाटर रिसोर्सेज का हम ऑप्टिमाइजली यूज करें टू सपोर्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। और वो तो बेसिकली है क्योंकि ये 8 पार्ट्स का जो है, जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो स्कीम है उसके 8 पार्ट्स का एक पार्ट है ये वाली भी स्कीम। तो बेसिकली इसका काम वही है कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके, ठीक है। अगला है हमारे पास महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा जिसको बोलते हैं। इसके बारे में आपने न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, मनरेगा मनरेगा बहुत सारी आते हैं ऐसे ही, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं मनरेगा के बारे में, जिसके फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसके गोल्स क्या हैं। तो मैंडेट जो है मनरेगा का, मीन्स आदेश, शासन आदेश, मैंडेट का मतलब होता है शासन आदेश। तो शासन आदेश क्या है मनरेगा का? मनरेगा बेसिकली 2005 में लॉन्च हुआ था। टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 days ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी रूरल हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर वॉलंटियर टू वर्क इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो मनरेगा का जो भाई एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव क्या है वो ये है कि एटलीस्ट 100 days का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है हमको उन रूरल फैमिलीज के लिए जो कि रूरल हाउस होल्ड के लिए जिनका एडल्ट मेंबर जो होता है वो वॉलंटियर करता है काम में, ठीक है। मीन्स बेसिकली इसका काम क्या है भाई, 100 days का हमको क्या देना है, वेज वर्क देना है या एम्प्लॉयमेंट देने के एटलीस्ट 100 days के लिए ऐसे रूरल हाउस होल्ड के लिए जिनका एडल्ट जो है, एडल्ट मेंबर जो है वो काम करता हो फाइनेंशियल में, कम से कम 100 days का उसको देना है। 365 दिन में से कम 100 days काम मिलना चाहिए उसको, ठीक है। ये बेसिकली उसका इस स्कीम का हमारे पास मैंडेट है। कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ताकि हम स्ट्रेंथन कर सकें लिवलीहुड रिसोर्स बेस ऑफ द पुअर। मींस क्या करना है भाई, इस ऑब्जेक्टिव क्या है कि बेसिकली ये सारी स्कीम क्या है भाई, पुअर्स के लिए ही काम करने के लिए है, पुअर्स को एनहेंस करने के लिए, पुअर्स की प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए, पुअर्स की जो लिवलीहुड है उसको इंप्रूव करने के लिए सारी स्कीम्स है। तो ये भी मनरेगा जो स्कीम है ये भी बेसिकली लिवलीहुड को स्ट्रेंथन करेगी, पुअर्स की, प्रोएक्टिवली एंश्योरिंग सोशल इंक्लूजन। तीसरा ये है स्ट्रेंथनिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए इसका एक ऑब्जेक्टिव है। गोल्स क्या है मनरेगा के, एक गोल तो आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई एटलीस्ट 100 days ऑफ गारंटेड वेज प्रोवाइड कराना है। दूसरा गोल है कि सोशल प्रोटेक्शन देनी है उन पीपल्स के लिए जो कि रूरल इंडिया में रह रहे हैं बाय गारंटिंग वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। गोल्स मनरेगा के गोल्स ये भी हैं, एनहेंस लिवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ द रूरल पुअर, लिवलीहुड सिक्योरिटी को एनहेंस करना है रूरल पुअर का, एम्पावरमेंट ऑफ सोशली डिसएडवांटेजेड स्पेशली वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। मींस ऐसे जो समाज के वर्ग हैं जैसे कि सोशल कास्ट हो गए, एससी और एसटी हो गए, इन सबको एम्पावर करना है। सोशली डिसएडवांटेज जो उनके साथ हो रही हैं उनके केसेस में इनको एम्पावर करना है। चौथा है डीपन डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट्स बाय स्ट्रेंथनिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। डेमोक्रेसी को हमें स्ट्रेंथन करना है उसके ग्रास रूट्स से, जमीनी तर से जो डेमोक्रेसी उसको स्ट्रेंथन करने का काम ये मनरेगा स्कीम करती है, ठीक है। तो यही है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा प्लीज़ यार, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए अच्छी तरीके से बना पाऊँ। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
वीडियो से कुछ समझ में आया होगा, और प्लीज़ सेकंड पार्ट इसका जल्दी आने वाला है, उसको भी देखिएगा। फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर ही रहा हूँ आपके सामने। तो वीडियो कैसी लगी उसके लिए कमेंट करिएगा प्लीज़। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।